बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स भी कहते हैं। और जो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर है। जो गिवन पीडीई है वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। इनिशियल कंडीशन गिवन है वो जो कि होमोजीनियस है। बाउंड्री कंडीशन गिवन है जो कि नॉन होमोजीनियस है। इसके अलावा डोमेन हमारे पास सेमी इन्फिनिट है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन पीडीई, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन को दोबारा लिख लेंगे और रीनेम कर लेंगे। और सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो हमारे पास गिवन पीडीई होती है उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली जाती है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दिया ऑपरेटर। फिर लीनियर होती है तो ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगेन एक्स को चाहे बाहर लिख लें चाहे ना भी लिखें, ऑटोमेटिकली इस स्टेप पर आके वो खुद ही बाहर आ जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगी। तो ये स्टेप करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना होती है, इस फंक्शन की कैलकुलेट करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ई माइनस एस टी से और टी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और यही बात इस इंटेग्रल पर भी कर देंगे। ये इंटेग्रल जो सेकंड नंबर पर हमारे पास मौजूद है, इंटीग्रेशन भी टी की रिस्पेक्ट से हो रही है, डेरिवेटिव भी टी की रिस्पेक्ट से है, तो हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और इसे कुछ इस तरह से एवेलुएट कर लेंगे। सो इट्स रियली इजी, यू गाइस कैन डू इट। हम बात करते हैं इस इंटेग्रल के बारे में। इस इंटेग्रल में जो डेरिवेटिव है वो एक्स के रिस्पेक्ट से है। हमें पता है कि u डिपेंडेंट वेरिएबल x और t पर डिपेंड कर रहा है। सो ये डेरिवेटिव एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन को इस्तेमाल करेंगे, जो बताता है कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ठीक है, ऑपोजिट, ये देखें t के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल है, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से है, तो अगर इस तरह से इंटीग्रल में डेरिवेटिव मौजूद हो तो इस पार्शियल डेरिवेटिव्स को उस इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जबकि वो फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रल ही रहता है। सो यही बात इस इंटीग्रल के साथ भी कर लेंगे हम। इस डेरिवेटिव को पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को डी बाई डी एक्स की फॉर्म में बाहर लिख लेंगे और ये फंक्शन यू ऑफ एक्स टी इंटीग्रल के अंदर ही रहेगा और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। एक्स ये जो हमारे पास आ रहा है अभी इंटीग्रल के बाहर वाला, ये वही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें पता है कि ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है यू ऑफ एक्स टी की, ठीक है। सो ये एज इट इज़ रहेगा डी बाई डी एक्स। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी अपर लिमिट पर। फिर उसके बाद जब ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी, टी की जगह पे ज़ीरो और टी की जगह पे ज़ीरो। अगेन ये भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ऑफ एक्स टी के इक्वल है, एस एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद इसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम उस तरह भी लिख सकते हैं यू बार ऑफ एक्स एस। जैसे अगर एक फंक्शन हो, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ते हैं कि एक फंक्शन हो एफ ऑफ टी, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं एफ बार ऑफ एस। तो सेम इसी तरह से जब इसकी यू ऑफ एक्स टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना हो तो उसे यूँ लिख सकते हैं, यूनिटेशन है। इसके बाद ये ज़ीरो माइनस हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ई की पावर में 0 1 और यहाँ से सिर्फ यू ऑफ एक्स 0 बच गया। और इसे भी लिख लेंगे जी यू बार ऑफ एक्स एस की फॉर्म में। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे जी इस फंक्शन का, जो हो जाएगा डी यू बार ओवर डी एक्स प्लस, और यहाँ पे ये टर्म पहले लिख लेंगे और ये टर्म बाद में लिख लेंगे। अब जैसा कि हमें इनिशियल कंडीशन में गिवन था यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसे यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे जो कि ये रहा। और इससे कोई भी फ़र्क अब नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, बस वो टर्म ही ख़त्म होगी और ये सिंप्लीफाई होके इस तरह से लिख देंगे एक्स एस यू बार इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेपरेबल भी है। तो दोनों तरफ जो है वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे इसे पहले यूँ लिख लेंगे डी एक्स माइनस एक्स एस यू बार, तो एक तरफ यू बार वाली टर्म्स लिख लेंगे, तो ये यू बार इधर डिनोमिनेटर में इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स एस इधर ही रहेगा और डी एक्स यहाँ से डिनोमिनेटर में राइट साइड पे चला जाएगा। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रेशन होगी एल एन ऑफ यू बार, वेरी बेसिक इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स स्क्वायर ओवर टू, और हम ऐड करेंगे कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यू ऑफ एक्स इस बार हमारे पास जो फंक्शन हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है जी यू बार ऑफ एक्स एस, और इंटीग्रेट किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट से तो ये बच गया। तो जैसे हम पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं,
उस तरह से यहाँ भी करेंगे और कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे एस पे डिपेंड करने वाला, ठीक है। अब एक्सपोनेंट की पावर में रेज कर देंगे दोनों साइड्स को, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू बार बच जाएगा और इस तरफ से ई की पावर में जब ए ऑफ एस आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जेड होती है, तो उन्हें सेपरेट करके लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। अब हमने इस्तेमाल करनी है जी बाउंड्री कंडीशन, ताकि हम इस आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकें। लेकिन आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x और s हैं, जबकि हमारी बाउंड्री कंडीशन गिवन है जी u ऑफ 0t इज़ इक्वल्स टू t, मतलब इसमें s की जगह पे t मौजूद है। तो हमने पहले क्या करना है, इसे s में ट्रांसफ़र करना है, मतलब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। सो वो ले लेंगे और उसके बाद हम इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से बाउंड्री कंडीशन की भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगेन इंटेग्रल के लिए e माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लिया, डी टी इधर भी कर लिया और इसका आंसर आ गया जी 1/s² और ये आ गया u बार ऑफ 0s। इसके अलावा अगर आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं इसकी इंटीग्रेशन को और आप डायरेक्टली ही लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मेमोराइज कर लें, n फैक्टोरियल ओवर एस n प्लस 1 और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर t की पावर में 1 था, मतलब n 1 आ गया, तो t 1 का फैक्टोरियल s 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/s²। तो आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बजाय। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेंगे। अब 6 को 5 में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये 5 इधर लिख ली है, 6 भी लिख ली है ताकि बेहतर तौर पे समझाया जा सके। और इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दे, तो 0 सब्सटीट्यूट करके ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन u बार ऑफ 0s इज़ इक्वल है 1/s² के, तो इसकी वैल्यू 1/s² की लिख ली और ये हो जाएगा 1। सो a ऑफ s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/s²। और इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन नंबर 7 को अब ऑब्वियसली हम अपने सोल्यूशन में सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 5 में है, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ए ऑफ एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ए ऑफ एस था इक्वेशन नंबर 5 में, इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लिया। हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। हमें सोल्यूशन चाहिए इन कोऑर्डिनेट्स में एक्स टी में। तो अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेकर इन कोऑर्डिनेट्स में आए थे तो इन्वर्स लेप्लास लेंगे इसकी, तो ऑब्वियसली हमें u ऑफ एक्स टी ऑब्टेन हो जाएगा। सो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे और उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जी सेकंड शिफ्ट थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड शिफ्ट थ्योरम बेसिकली हमें बताता ये है कि अगर एक्सपोनेंट के फंक्शन में भी ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल हो, जो हमने t को s में किया था, ठीक है, t था उसको ट्रांसफॉर्म किया s में, और एक फंक्शन ऐसा हो जिसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो किसी और फंक्शन की, ठीक है, तो हम उसे यूँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो आइडेंटिफाई करना है f बार ऑफ s को, वो सारी टर्म जो e की पावर के अलावा है, ठीक है, e की पावर के अलावा है, वो हमारे पास f बार ऑफ s है। अभी हमें पता है कि हमने जब जब हमने t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी तो 1/s² आया था, तो जब इसकी हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली t आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से f बार ऑफ s आ गया और उससे हमें पता लग गया f ऑफ t, ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद e की पावर में से a को फाइंड करना है, इसके लिए हम लिख लेंगे -s(x²/2), और जो फॉर्मूला में है -as माइनस माइनस से कैंसिल, s से कैंसिल, तो a आ गया x²/2। अब इस फॉर्मूला में t माइनस a है, मतलब f ऑफ t था, सो t को आपने रिप्लेस कर देना है t माइनस a से, तो हमारे पास f ऑफ t इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे t माइनस a, तो t माइनस ये a की वैल्यू आ गई u t माइनस a, तो ये u हो गया t, और t की जगह पे हमने सिंपली क्या करना है t माइनस a से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स टी। u ऑफ t माइनस a हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि 0 होता है अगर t a से छोटा हो, लेस देन हो, और 1 होता है अगर t a से ग्रेटर हो। सो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, 0 है और a की वैल्यू इस बार x² ओवर 2 है, इधर भी x² ओवर 2 लिख लेंगे,
और वही यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 0 के साथ भी और 1 के साथ भी। अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके t माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 ही आएगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फाइनल सोल्यूशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए 3 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। So this was today's example. For more interesting videos, keep on visiting the channel and learn more about the Laplace transformation and the solution of partial differential equations.